अस्सलामुअलैकुम। इस डॉक्टर मुकद्दर अरपीज हियर। आज का जो मेरा लेक्चर होने वाला है वो है फ़ीवर के ऊपर। देखिए, फ़ीवर हमारे माशरे में बहुत आम है और इसको बहुत हल्के में लिया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर फ़ीवर को हल्के में लो। ऐसे में क्यों कहता हूँ, ये पूरा वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा था। ये लेक्चर देखने के बाद आप इसके काबिल हो जाएंगे कि फ़ीवर किसे कहते हैं, उसकी वजूहात के बारे में आपको पता लग जाएगा, किस तरह से फ़ीवर लगती है और इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। देखिए, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है नॉर्मल, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर इससे बढ़ जाए तो इस कंडीशन को हम फ़ीवर यानी पायरेक्सिया कहते हैं। पायरेक्सिया इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जिन सब्सटेंसेस से लगती हैं उसको हम क्या कहते हैं, पायरोजन कहते हैं। पायरोजन हमारे पास एक्सोजीनियस भी हो सकते हैं, यानी बाहर से भी आ सकते हैं, और इंडोजीनियस भी हो सकते हैं, यानी हमारी बॉडी के जो अंदर बनते हैं। पायरोजन वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फीवर को क्या करते हैं, काज करते हैं। ये आगे जाके मैं पैथोजेनेसिस में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह पायरोजन फीवर को काज करती हैं। फीवर में हमारे जो बॉडी का कोर टेम्परेचर होता है ना, वो बढ़ जाता है टेम्परेरी, और ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका रिस्पांस होता है किसके खिलाफ, इन्फेक्शन के खिलाफ या इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के खिलाफ। यानी इसमें जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमारे इम्यून सिस्टम का ये रिस्पांस होता है इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के खिलाफ। इसकी वजूहत की अगर बात करें तो इनमें इन्फेक्शन से भी पायरेक्सिया कास होती है, जिनमें वायरल जैसे कोरोना वायरस, कोविड-19, फ्लू, डेंगू वायरस। इसी तरह बैक्टीरिया से भी फीवर कास हो सकती है, जिनमें नमूनिया, यूटीआईज वगैरह, और पैरासिटिक ओरिजिन भी इसमें शामिल हैं, जिस तरह मलेरिया हो गया। बस ऐसी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन भी है जो कि फीवर कास करती हैं, जिस तरह रोमाटाइड अर्थराइटिस हो गया, लूपस हो गया। कुछ कैंसर हैं जो कि फीवर को कास करते हैं, जिस तरह लिम्फोमा हो गया। सर्टेन ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इस साइड इफेक्ट फीवर इंड्यूस कर देते हैं। इसकी अगर मैं मिसाल दूँ तो मैंने खुद एक केस देखा है कि टंसिलाइटिस का ऑपरेशन किया था। जब टूसम इंजेक्शन मेरे ख्याल में डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किए थे, जब वो लगाए तो उस पेशेंट को क्या हुआ, हाई ग्रेड फीवर हुआ। जब इमरजेंसी में उसे पहुंचाया गया तो वह डॉक्टर ने उसे बंद कर दिया और उसके मुतरादिफ एक और मेडिसिन प्रेस्क्राइब की, यानी एंटीबायोटिक। वैक्सीनेशन से भी फीवर कास हो सकती है। मुझे याद है जब मैंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी तो मुझ पर तकरीबन 5 मिनट बाद सख्त फीवर आई थी। उस वक्त मैं बहुत डर गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद वो चली गई। यानी वैक्सीन से जो फीवर होती है वो नॉर्मल होती है, टेम्परेरी होती है, यानी टेम्परेरी रिस्पांस होता है। पैथोजेनेसिस यानी फीवर कैसे होती है, इसको हम जानेंगे। देखिए, हमारी ब्रेन में एक पार्ट है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, जो कि हमारा थर्मोस्टेट कहलाता है, जो कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करता है, रखते रहता मेंटेन रखता है। तो क्या होता है, एक्सोजीनियस या इंडोजीनियस पायरोजन, जो कि एक्सोजीनियस में बैक्टीरिया वायरसेस, इंडोजीनियस में टिश्यू डैमेज की वजह से पायरोजन बनते हैं, वो क्या करते हैं, वो रिलीज होते हैं। इन ही पायरोजन को हमारे जो इम्यून सेल हैं, जिस तरह मैक्रोफेजेस हो गए, वो डिटेक्ट करते हैं और एज अ रिजल्ट सिग्नलिंग प्रोटीन रिलीज करते हैं, जिसे हम साइटोकिन्स कहते हैं। इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और TNF, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर। ये जो साइटोकिन्स होते हैं ना, वो जाके हाइपोथैलेमस पर एक्ट करते हैं और वहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, वो जाके हमारा जो थर्मोस्टेट होता है हाइपोथैलेमस, उस पर एक्ट करके जो हमारा जो टेम्परेचर सेट पॉइंट होता है उसे बढ़ा देता है, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा देता है। मिसाल के तौर पर 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर देता है। जब हमारा जो थर्मोस्टेट है वो टेम्परेचर सेट पॉइंट को बढ़ा देता है, तो हमारा जो बॉडी का थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम होता है वो ये सेंस करता है कि
इधर तो थर्मोस्टेट ने 40 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है और बॉडी का टेम्परेचर तो 37 है। तो इस रिजल्ट क्या करता है, एक मैकेनिज्म इंड्यूस करता है जिसे शेवरिंग कहा जाता है। शेवरिंग में हमारे पास इनवॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन होती है ताकि जो हीट है वो प्रोड्यूस हो सके और जो नया टेम्परेचर सेट पॉइंट रखा हुआ है उस तक पहुंच सके। इसी तरह वेजो कंस्ट्रक्शन भी होती है स्किन की ब्लड वेसल में ताकि हीट लॉस जो है वो ना हो। मतलब पायरोजिन आते हैं, पायरोजिन क्या कि उसके खिलाफ साइटोकिन रिलीज होते हैं, साइटोकिन जाके थर्मोस्टेट से पर एड करके प्रोस्टाग्लैंडिन E2 रिलीज कर देते हैं, वो जाके टेम्परेचर सेट पॉइंट नया रखता है यानी चेंज कर देता है, जिसके नतीजे में हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसे मीट करने के लिए वो वेजे कंस्ट्रक्शन या शेवरिंग मैकेनिज्म को इंड्यूस कर देता है। याद रहे फीवर जो है ये हमारे पास क्या है, बीमारी नहीं है, बल्कि ये हमें ये जाहिर करता है कि आपकी बॉडी के अंदर बीमारी मौजूद है। ये हमारे पास बेनिफिशियल होता है क्योंकि ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको सपोर्ट करता है किसके खिलाफ, इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करने के लिए। ये हार्मफुल भी हो सकता है क्योंकि जो इनमें जो साइटोकिन बनते हैं इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, TNF, ये हार्मफुल अगर ये ज़्यादा मकदार में बढ़ जाए तो ये क्या करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर। देखिए फीवर को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, एक को हम फोकल फीवर कहते हैं तो दूसरे को नॉन फोकल फीवर कहते हैं। फोकल फीवर किसे कहते हैं, ये ऐसी फीवर होती है जिसके जो आती है और इसके साथ साथ कोई स्पेसिफिक लोकलाइज सिम्टम भी मौजूद होती हैं पेशेंट के अंदर, जिससे डॉक्टर को उसे डायग्नोस करने में मदद मिलती है यानी फोकस मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि आपके पास पेशेंट आया है, उसको फीवर है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे मेरा गला ख़राब है, तो ये जो गला ख़राब है ये क्या है, एक स्पेसिफिक लोकलाइज सिम्टम है जिससे क्लिनिशियन को ये पता लग जाता है हाँ इस बंदे को जो फीवर आई है वो इसी वजह से है। तो क्लिनिशियन तो जो फीवर आती है वो दो वजह से आती है तौर पे अमूमन, या तो इसको फेरेंजाइटिस है या उसकी जो फेरेंजियल वाल है वो इन्फ्लेम हो चुके हैं, या टंसिलाइटिस है या जो उसका जो टांसिल है वो इन्फ्लेम हो चुकी है। इसी तरह अगर आपके पास पेशेंट आए फीवर भी है और वो उसको प्रोडक्टिव कफ का क्या हो, कंप्लेंट हो, तो इससे जो प्रोडक्टिव कफ है क्या है, स्पेसिफिक लोकलाइज सिम्टम है जो कि क्लिनिशियन को ये गाइड करता है कि इन्फेक्शन क्या है, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या तो ब्रोंकाइटिस है या नमूनिया है वगैरह। इसी तरह अगर पेशेंट आए जिसको बर्निंग मुक्चुरेशन हो तो क्लिनिशियन को ये पता लग जाता है कि इसको यूटीआई है। यूटीआई को इंशाल्लाह मैं सेपरेट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इसके टाइप्स यूथराइटिस हो गया, सिस्टाइटिस हो गया, पायलोनेफ्राइटिस, नेफ्रेटिक एब्सिस, इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। उनमें हम जानेंगे कि फीवर किस टाइप में आ सकती है। इसी तरह अगर साइनस पेन हो पेशेंट को तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको क्या है, साइनोसाइटिस है। यानी ये जितनी भी हमने पढ़ लिए इसको बंदे को फीवर होगी लेकिन उसके साथ साथ कोई ख़ास लोकलाइज सिम्टम भी मौजूद होगी। अक्सर अवकात जो हमारे केसेस देखने को मिलते हैं हमें, वो इन्हीं को ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जिन्हें हम लोग हल्के में लेते हैं। अब आते हैं नॉन फोकल फीवर के ऊपर। ये ऐसी फीवर होती हैं जिनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये मैं कह रहा था कि इस लेक्चर को आप देखने के बाद इसकी आपको पता लग जाएगा कि क्यों हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखिए ये ऐसी फीवर होती हैं जिसे डायग्नोस करना डॉक्टरों के लिए भी चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि इसके साथ जो स्पेसिफिक लोकलाइज सिम्टम मौजूद नहीं होती ताकि जो क्लिनिशियन को क्या कर सके, गाइड कर सके कि ये जो फीवर आती हैं इस वजह से आती हैं। इसकी मिसाल अगर मैं दे दूँ तो टाइफाइड फीवर हो गया, मलेरिया फीवर हो गया और डेंगू फीवर हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है, इन दोनों फीवर में जो टाइफाइड फीवर होगी ना वो कंटिन्यूअस हाई ग्रेड फीवर होगी, यानी कभी भी बेस लाइन को टच नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा कि बंदे को बस फीवर आए और फिर चली जाए फिर आए। इसके लिए IgM IgG टेस्ट वगैरह, वाइडल टेस्ट वगैरह करवा देते हैं हम लोग मालूम करने के लिए। इसमें बंदे को फीवर आती हैं, बॉडी एक भी होती है, फटीग वगैरह भी रहती हैं, लेकिन जो फीवर होती है वो कंटिन्यूअस रहेगी। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टाइफाइड फीवर है और हाई ग्रेड रहेगी।
मलेरिया में जो फीवर होती है ना, वो इंटरमिटेंट फीवर होगी, यानी आ जाएगी फिर गायब हो जाएगी, फिर आ जाएगी फिर गायब हो जाएगी। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फीवर है वो मलेरिया फीवर है। बहुत से ऐसे और भी केसेस भी हैं जिनमें इंटरमिटेंट फीवर आती है, लेकिन मैं आपको जस्ट समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि नॉन फोकल फीवर किसे कहते हैं। अच्छा, इनमें भी बॉडी एक होता है, इनमें भी होता है, और मलेरिया में जो फीवर होती है वो इंटरमीडिएट होती है, इनमें कंटिन्यूस रहेगी, ये बस डिफरेंस है। इन्हें आपने देखना होता है, और इनमें जो फीवर होती है ना वो हाई ग्रेड होगी। डेंगू फीवर यानी डेंगू वायरस की अगर बात करें तो ये हाई ग्रेड फीवर होगी। उसके साथ साथ अगर आप पेशेंट को कहोगे कि आप अपनी आंखों से लेफ़्ट साइड राइट साइड तेज तेज देखा करो, तो वो कहेगा कि डॉक्टर साहब जब मैं तेज तेज साइड पे देखता हूँ दोनों तरफ, तो मुझे पेन होता है आंखों के अंदर। तो जब भी आपको आंखों के अंदर पेन हो, जब आप साइड पे देखते हो, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं। और ये सिम्टम बहुत से डेंगू पेशेंट में मौजूद होती है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट को क्या है, डेंगू फीवर है। और हम क्या करते हैं, इसकी सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि ये वायरस हैं, इसके प्लेटलेट लेवल को कम नहीं होने देते वगैरह, बेड रेस्ट लिखवा देते हैं। मेरा मतलब ये है कि ये जो फीवर है ना, इसको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये इसका जब तक ये काजेटिव एजेंट, हमने पढ़ भी लिया कि फीवर तब आती है जब आपके अंदर कोई बीमारी मौजूद हो। जब तक आप काजेटिव एजेंट को क्या इरिडिकेट नहीं करेंगे ना, तब तक फीवर आती रहेगी आपके अंदर। अगर आप इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो, टाइफाइड के ऊपर भी, मलेरिया के ऊपर भी, डेंगू के ऊपर भी, यूटीआई के ऊपर भी इंशाल्लाह मैं केसेस लेके आऊँगा। बस आप लोगों से सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों की सपोर्ट जब मिलेगी ना, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, एंड इंशाल्लाह मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में डाला करूँगा। वैसे भी आप लोग ये बहू वगैरह देखते हो, ये फजूल वीडियोस देखते हो, इससे अच्छा है कि आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखा करो। ज़रूरी नहीं है कि मेरी वीडियोस देखा करो, और भी देखा करो, जिससे आपको फ़ायदा हो और आपसे माशरे को फ़ायदा हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिरिंजाइटिस के ऊपर लेके आऊँगा। हो सकता है ये थोड़ी लंबी भी हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 2 वीडियोस या 1 वीडियो में कवर करूँ इसको। इसके ट्रीटमेंट भी मैं बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।